नमस्कार दोस्तों, साहित्य की दुनिया में मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ। तो जो आज कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है माँ के बाद, जो दीपक शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी सुनाने से पहले एक निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल पर पढ़ी गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अपने अमूल्य सुझाव हमें दें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दरवाजे पर ताला देखकर याद आया माँ अब नहीं रही और घर की चाबियाँ मेरे स्कूल बैग में थी। अपने उस 7वें साल तक पहुँचते पहुँचते मैं काफ़ी कुछ समझ चुका था, खाना बनाने के सिवा। पहला कमरा मेरा था। माँ की बीमारी से पहले वह कमरा समान रूप से माँ का और मेरा साझा अंश रहा करता था। अपने शयन कक्ष की चाबी पापा अपने पास रखते थे, तब भी और अब भी। अपने बिस्तर पर अपना बैग फेंक कर मैं रसोई में जा पहुंचा। खाने की मेज खाली थी। मेज के सुबह वाले कैसरोल और बर्तन धुले बर्तनों में मौजूद थे। खाना बनाने वाली बाई आज नहीं आई थी। माँ की बीमारी के जोर पकड़ते ही पापा को 4 बाइयाँ और 1 नर्स का इंतजाम फौरन करना पड़ा। इधर मुंबई में कोई भी बाई दूसरी बाई का काम करना पसंद नहीं करती। झाड़ू पोछे वाली बर्तन नहीं मांजती, बर्तन वाली झाड़ू पोछा नहीं करती, कपड़े धोने वाली खाना नहीं बनाती और खाना बनाने वाली कोई और काम को नहीं छूती। माँ की देखभाल के लिए रखी गई वह नर्स तो मानो सिर्फ दिखाने के लिए रखी गई थी। माँ से ज़्यादा वह अपना ध्यान रखती थी। नहाने जाती तो 2-2 घंटे नहाती। खाना खाने बैठती तो अपनी थाली में गर्म घी, अचार, टमाटर, पापड़ और मिठाई का टुकड़ा जुटाकर ही बैठती। माँ के बाद तो वह पापा के लिए भी आँख का कांटा बन गई थी। फिर वह इतवार अपनी हाउसिंग सोसाइटी के चौकीदार के सामने पापा ने उसे खड़ा कर दिया और कहा, इसे पहचान लो पाटिल, हमारी बिल्डिंग में यह अब नहीं दिखाई देनी चाहिए। रसोई से मैं घर के स्टोर में जा दाखिल हुआ, माँ की अलमारी की चाबी के साथ। अपनी अलमारी का ऊपर वाला खाना माँ मेरे लिए आरक्षित रखती थी। अपनी बीमारी के दिनों में भी वह मेरा जलपान मंगवाना नहीं भूलती थी, बल्कि ऐन अपनी मृत्यु से 3-4 दिन पहले जब उनकी सांस उखड़ने लगी थी, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या सूखा मेवा, क्या क्या नमकीन और मीठा नहीं मंगवाया था और मेरे हाथों वहाँ टिकाया था, इस वचन के साथ कि अपना जलपान मैं नियम से जरूर ले लिया करूँगा और शाम के समय अपने कंप्यूटर या टीवी के आगे बैठते समय मैं उनमें से कोई एक न एक पैकेट अपनी बगल में रखता भी रहा। यह अलग बात थी कि पैकेट खोलते समय मेरी रुलाई अक्सर छूट जाया करती थी और माँ का दिया गया दूसरा वचन भी मैं नहीं निभा पाया। माँ के लिए मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि उधर उस नई जगह पर पहुँचने पर माँ की सारी दुख तकलीफ दूर छिटक लेंगी। 2 साल पहले रसोई में दूध उठा रहे माँ के हाथों से दूध का भगोना अचानक छूटने से जो बीमारी उन्हें शुरू हुई, वह पौने 2 सालों में उनके कंधे और पीठों पर से रेंगती हुई उनके पैरों तक जा पहुँची, जिस वजह से वह हिलने डुलने के काबिल नहीं रहे। अपने आखिरी 4 महीने उन्होंने घर के इसी स्टोर में मुड़वा चारपाई पर बिताए थे। अलमारी खुलते ही मैं जान गया कि मेरे पीछे पापा ने उस दिन माँ की चीज़ें छानी थी। नीचे के खाने की माँ की साड़ियाँ और बीच के खाने की माँ की चिट्ठियाँ और डायरियाँ सब लापरवाही से ऊपर के खाने में गुड़मुड़ बेतरतीब ठूस दी गई थी। मेरी मठरी और बिस्कुट, मीठी पापड़ी, पिन्नी और मेवा, किशमिश उठा ली गई थी, साथ में वे रुपए भी जो माँ मेरे लिए छोड़ कर गई थी। मैं रोने लगा, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। बिना किसी चेतावनी के पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर आन टिका। मैंने पीठ घुमाई तो देखा बालों की टेढ़ी मांग काढ़े एक लंबी छरहरी
युवती वहां खड़ी थी, मंद मंद मुस्कान लिए। रसोई के उस स्टोर का एक दरवाजा हमारे तीसरे बाथरूम की तरफ खुलता था। जरूर कोई बाई बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़कर गई और वह युवती उसी रास्ते से मेरी रुलाई सुनकर यहाँ अंदर चली आई। भूखे हो? उसने अपना चेहरा मेरी ओर झुकाया, हूबहू माँ के अंदाज में। तुम्हें खाना बनाना आता है? मैं रोने लगा। हाँ, वह हंसी। क्यों नहीं। उसके गाल ऊंचे और भरे भरे थे, नाक नुकीली थी, ठुड्डी तीखी थी और आंखें ऐसी थी मानो बादाम की गिरियां। रसोई की ओर उसने मेरे साथ कदम बढ़ाए तो मैंने जाना वह शलवार कमीज पहने थी, जिसके लहरिएदार छापे की भूरी और पीली लहरें नीतल से तल और तल से नीतल होकर एक दूसरे से टकराने का आभास दे रही थी। फ्रिज में अंडे और डबल रोटी मक्खन के साथ मौजूद थे। उसके हाथ सबसे पहले मक्खन की ओर बढ़े। क्या वह जानती थी मेरे ऑमलेट के लिए माँ हमेशा मक्खन का इस्तेमाल करती थी। ऑमलेट बनाते बनाते उसने मेरे लिए टोस्टर पर 4 टोस्ट सेक दिए। चलो मेज पर चलो, उसने मुझसे कहा और प्लेट मेरे आगे परोस दी। मेरी भूख की ताप तेज थी और मैं तत्काल प्लेट पर झपट लिया। प्लेट खाली करने पर मैं जान पाया कि वह जा चुकी है। दौड़कर मैंने सामने का दरवाजा टटोला। वह अंदर से बंद था, ज्यों का तो, जैसे मैंने उसे घर में दाखिल होने पर बंद किया था। मैं स्टोर से बाथरूम की तरफ लपका। वह दरवाजा भी मुझे अंदर से बंद मिला। मुझे यकीन है जरूर नींद में ही मैं अपने को फिर स्टोर की अलमारी के सामने खड़ा पाया। पूरी की पूरी वह खुली थी और उसकी हर एक चीज अपनी आकृति और अपने आकार के प्रसार में फड़फड़ा रही थी, जैसे कार्टून फिल्मों के सभी चित्र सस्फुरन रखे हों। और मैं उनकी ओर खिंचा चला गया, मानो वहां कोई चुंबक लगा हो। जभी बीच वाले खाने में से एक खाकी लिफाफा हवा के हिलोरे की तरह वेग से मेरे हाथों में आ टिका। अगले पल लिफाफे के भीतर से एक तस्वीर बाहर निकल आई। मेरी आंखें उस पर गड़ गई। तस्वीर उस युवती की थी, उसी लहरिएदार छापे की सलवार कमीज में, जिसकी भूरी और पीली लहरें नीतल से तल, तल से नीतल होकर एक दूसरे से टकरा रही थी। बालों में भी वही टेढ़ी मांग काढ़े थी और वही मंद मंद मुस्कान। आज बाई ने खाना नहीं बनाया। पापा की तेज आवाज मेरे अंधेरे कमरे के बाहर गूंजी। नहीं। चौंक कर मैं बिस्तर से उठ बैठा। शाम को मेरा सोना पापा को कतई पसंद नहीं है। तुम भूखे रहे क्या? पापा ने मेरे कमरे की बत्ती आन जलाई। नहीं, मैंने कहा, मगर यहाँ कोई और आई थी। मुझे ऑमलेट और 4 टोस्ट खिलाकर चली गई। मंगल के दिन तुमने अंडे खाए हैं क्या? पापा की आवाज में उनकी सख्ती शामिल हो ली। कितनी बार तुम्हें टोका है ना? फ्रिज में उस समय सिर्फ अंडे ही थे, कोई सब्जी नहीं रखी थी। नामुमकिन। हमारे फ्रिज में तुम्हें अंडे मिले आज मंगल के दिन? हाँ पापा, मैंने कहा। मैं सच कहता हूँ। उसने अंडे इसी फ्रिज से निकाले और मेरे सामने उन्हें मक्खन में बनाए। किसने? तुमने पूछा उसका नाम? कहाँ से आई थी? रुकिए, मैं अभी बताता हूँ और अभी दिखाता हूँ। मैं माँ की अलमारी की ओर दौड़ लिया। खाकी वह लिफाफा मुझे अलमारी के बीच वाले खाने में अपनी ओर झांकता हुआ फौरन मिल गया। लिफाफा मैंने वहां से उठाया और उसके अंदर की तस्वीर पापा के हाथ में ला थमाई। यह आई थी। क्या बकते हो? यह तो अरुणा की पुरानी तस्वीर है। माँ की? मैं हैरान हुआ। इस तस्वीर के माथे के अतिरिक्त माँ के पास कुछ भी नहीं बचा रहा। मैंने उन्हें जब देखा था धसी हुई आंखें और ढलके गालों के साथ देखा था। जाओ इसे वापस रख कर आओ और खबरदार ऐसा वाहियात मजाक मेरे साथ फिर कभी मत करना। मैं सच कह रहा हूँ पापा। अपनी सच्चाई के सबूत में वह तस्वीर मैं पापा के पास दोबारा ले गया। यही कपड़े, यही आंखें। बको नहीं। पापा ने एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया।
तमाचा जोरदार था और मैं वहीं गिर पड़ा। मूर्छा टूटने पर मैंने स्वयं को एक अजनबी डॉक्टर के अस्पताल में पाया। चेहरे के एक हिस्से का फालिज इसमें इसी तरह की एक पलक निर्जीव हो जाती है और आंख खुली रहने पर मजबूर रहती है। कान के पीछे से चेहरे की तरफ आने वाली नस काम नहीं कर पाती। अब क्या होगा? पापा की आवाज़ में घबराहट चली आई, लगभग वैसी ही घबराहट जब माँ वाले डॉक्टर ने माँ की बीमारी बयान की थी। आपकी पत्नी मांसपेशियों के घुलने की उस लाइलाज बीमारी का शिकार हो गई थी। इसमें मरीज के हाथ पैर की हरकत तेजी से बेहरकती में बदल जाती है, मगर दिमाग हर बात बखूबी सोचने समझने के लिए बचा रहता है। घबराइए नहीं, मेरे वाले डॉक्टर ने पापा से कहा। आपने अच्छा किया जो बच्चे को बिना देरी किए यहाँ लिवा लाए। 4-6 सप्ताह में यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे यहीं अस्पताल में रहना होगा, पूर्ण रूप से मेरी देखरेख में। यहाँ उसकी आंखों की दवा दारू का प्रबंध किया जाएगा, चेहरे के विभिन्न व्यायाम भी कराए जाएंगे, फिजियोथेरेपी होगी। धन्यवाद। पापा सुबकने लगे। आजकल मैं यहीं हूँ अस्पताल में, रात में, दिन में, दोपहर में, कभी भी तस्वीर वाली युवती मेरी आंख ओट नहीं रहती। अपनी उसी लहरिएदार शलवार कमीज में जिसकी भूरी और पीली लहरें नीतल से तल तल नीतल होकर एक दूसरे से टकराया करती हैं। टेढ़ी मांग काढ़े दबे पांव मेरे पास आती है, बैठती है, कभी मेरे बाल सहलाती है, कभी मेरे गाल, लेकिन पापा से उसका उल्लेख मैं अब नहीं करता और ना ही कभी करने का इरादा रखता हूँ। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।